एडिनबरा इज़ द प्लेस वे सबसे दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट्स फेस्टिवल होता है। और 1995 से लेके जब भी मैं बाहर जाता था तो मैं तो सोच रहा था कि पर क्यों हमारा यहाँ पे इतना कुछ है, क्लासिकल फॉर्म्स है, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, हम कोई सीट रिजर्व नहीं करेंगे। किसी को आना है, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, अलग अलग लोग हो, जो भी है वीआईपीज़ हो, वो आए, अगर सीट मिले बैठे, सीट नहीं मिले तो खड़े हो जाए, जो भी है। आपने ये जो पूरी जर्नी बताई, ये क्रिएशन हुई जहाँ पे आपने 240 में से 140 सीटें हटवा दी और 100 सीटें रखी और फिर उस वक्त 7,000 लोग आ गए और अब लाखों में चला गया नंबर। तो इससे आपको क्या लगता है कि जो हमारा लोकल कल्चर और लोकल लिटरेचर है उसको दुनिया तक पहुँचने में कितनी मदद मिली? हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वी नीड टू मेक पीपल अवेयर कि आर्टिस्ट है क्या चीज़। आर्टिस्ट जब वो कला करते हैं या क्राफ्ट करते हैं, वो क्या करते हैं, जब कैमरा सेटअप करते हैं या लाइटिंग करते हैं, उसमें क्या कला है, क्या एकदम से वो पैदा होके तो नहीं कर सकते, ये ट्रेनिंग से होती है। तो ये देख के, क्योंकि हम कहते हैं ना, वर्ड्स में इतनी पावर है कि सारे दुनिया उसके घबराते हैं। पहले चीज़ क्या करते कोई गवर्नमेंट, बैन करो, बर्न करो, ख़त्म करो लिटरेचर को। क्यों? अगर आप बैठ के लिख रहे होंगे या मैं बैठ के लिख रहे हो तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, कौन देखेगा, कितने किताब बिकेंगे? पर जो शब्द है वो कभी ख़त्म नहीं होता, वो कभी फेड आउट नहीं होते। प्यारे दोस्तों, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਕਮਾਲ ਹਸਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ 52 ਕਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 1699 ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਣੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘਾਈਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਕਮਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਜੇ ਔਨਲਾਈਨ ਜੋੜ ਲਈਏ ਅਤੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸੰਜੇ ਰॉय। ਸੰਜੇ ਰॉय ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का फतेह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप लोग सब आए यहाँ पे, वेरी ऑनर्ड। ਸੋ ਨਾਈਸ ਆਫ ਯੂ। ਸੋ ਸੰਜੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਲਿਟਰੇਰੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜੋ ਜਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜੈਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ है। देखिए, जैसे आपने कहा कि हमने किया है, वैसे हमने नहीं किया, ये ज़्यादातर एक्सीडेंट ही रहा। 1999 में हमने एडिनबरा में एक बड़ा फेस्टिवल शुरुआत की थी। एडिनबरा इज़ द प्लेस वे सबसे दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट्स फेस्टिवल होता है। और 1995 से लेके जब भी मैं बाहर जाता था, अलग अलग देशों में लेक्चर देने के लिए या जो भी, और हम देखते रहे कि इंडिया से बहुत कम मेन स्ट्रीम वेन्यूज़ में इंडिया के कला को दिखाई दे रहा था।
तो मैं तो सोच रहा था कि पर क्यों, हमारा यहाँ पे इतना कुछ है, क्लासिकल फॉर्म्स है, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, पर बाहर तो ये कभी प्रेजेंटेशन, वही रविशंकर जी, जाकिर हुसैन जी, एक दो थे, ये नहीं कि चुनिंदा 5 नाम 10 5 नाम 10 नाम, पर मेन स्ट्रीम में उसके अलावा कुछ नहीं था। तो जब हम एडिनबरा में पहुँचे तो हमने देखा कि पूरा दुनिया वहाँ पे पहुँचे थे, और अलग अलग जगह से, अफ्रीका से, लैटिन अमेरिका से, यूरोप से, फार ईस्ट से लोग आके वहाँ पे परफॉर्म करते थे। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हम यहाँ पे इसी फेस्टिवल में, और एडिनबरा फेस्टिवल जैसे मैंने कहा सबसे बड़ा है दुनिया में, उसी में हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया सेलिब्रेटिंग इंडिया करके, और वो प्लेटफॉर्म काफ़ी सक्सेसफुल रहा। और उसमें एक वक्त था जो फेथ और जॉन सिंह, जिन्होंने अनोखी शुरू किया, अनोखी एक ब्लॉक प्रिंटिंग का एक कंपनी है, तो वो वहाँ पे पहुँचे और वो देखा कि हर जगह, एडिनबरा वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है, तो हर जगह जहाँ पे भी कुछ हो रहा था, एक पुरानी बिल्डिंग में या पुरानी चर्च में या पुरानी जगह में हो रही थी, पुराने शहर में, तो उनको ये लगा कि अगर ये चीज़ जयपुर में लिया जाए तो शायद लोगों को ये विचार आएगा कि उनके जो पुराने हवेली है, पुराने जगह, वो ना तोड़ के इसमें थोड़ी सी वैल्यू लाए। तो यही आइडिया था कि आर्ट्स के दौरान कैसे हम बिल्ट हेरिटेज को वैल्यू दे। तो ये एडिनबरा से लेके हम अलग अलग जगह, कई इंडिया से पहले हम साउथ अफ्रीका बोलो या यूके बोलो या हांगकांग, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह, इजिप्ट, टर्की, हर जगह हमारी फेस्टिवल्स हुआ करता था और अभी भी होते हैं। तो जब जॉन और फेथ सिंह ने हमें कहा कि नहीं, आप इसी चीज़ को एडिनबरा से जयपुर लाइएगा, तो हमने कहा कि चलो हम आपको सपोर्ट करेंगे, ये नहीं कि हम करेंगे, जैसे अभी आपने मुझे कहा ना कि आप ही करो, तो हमारा ऑलवेज है कि नहीं, सबको करना चाहिए, ये नहीं कि केवल ये हमारी चीज़ है। हम तो चाहते कि हज़ारों लोग इसमें जुड़े, हज़ारों लोग सोचे कि आर्ट्स कैन बिकम अ प्रोफेशन, हज़ारों लोग सोचे कि इसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। तो हमने उनका मदद की और उन्होंने जयपुर विरासत हेरिटेज फेस्टिवल की शुरुआत की जयपुर में, और उसमें एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था लिटरेचर का, जो नमिता गोखले और विलियम डैलरम्पुल उसकी प्रोग्रामिंग करते थे। वो जो बड़ा जो फेस्टिवल था, वो क्योंकि उस वक्त इतनी इंफॉर्मेशन और नॉलेज नहीं थी लोगों को, तो वो कुछ सालों में फिर वो ठप हो गया। अच्छा, क्योंकि इनकम की कारण था, रेवेन्यूज़ की बात था। तो उस वक्त उन्होंने फिर हमें कहा कि देखिए, इसका जो स्थापना किया गया आप लोगों ने नहीं किया, तो ये नहीं होना चाहिए कि ये जो बेबी आपने पैदा किया उसको वो ख़त्म हो जाए, तो आप आके इसको पूरा संभालो। तो उस वक्त भी हम थोड़ा झिझकते थे, तो हमने कहा कि नहीं, हम पूरा फेस्टिवल नहीं संभालेंगे, पर हम ये जो लिटरेचर प्रोग्राम है विलियम और नमिता के साथ, हम उसको निकाल के फिर जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हमने स्थापित किया 2008 को। तो उस वक्त हमें तो मालूम नहीं था कि ये मतलब इतना बड़ा फेस्टिवल होगा या क्या होगा। तो जनवरी के महीना था, मैं सुबह उठ के नीचे आया, डिगी पैलेस एक जगह है वहाँ पे, छोटा सा एक हवेली था उस वक्त, 3-4 कमरे वो लोग रेंट पे देते थे, एक दरबार हॉल, बहुत सुंदर दरबार हॉल हुआ करता था, और पिंक सिटी के बस बाहर थे, क्योंकि इसका भी एक हिस्ट्री रहा। तो मैं नीचे आया 7:30 बजे, 8 बजे, और मैंने कहा कि इतने सारे चेयर्स, 200 चेयर्स लगाए, कौन आ रहे हैं, इसको निकालो, आधे चेयर्स तो निकालो। पर यह है कि लोग आए, और उस साल 7,000 शायद लोग आए, और सबको इतना अच्छा लगा कि अगले साल फिर 14,000 आए, तीसरे साल 30,000 आए, चौथा साल 60,000 आए, और उसके बाद बढ़ते गया, और 500,000 लोग आजकल आते हैं। पर यही है कि लोग सोचते कि हमने किया, हमने नहीं किया, हमने हाँ एक प्लेटफॉर्म बनाया। अगर उस वक्त किसी ने डिपस्टिक सर्वे करते ना कि यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा यहाँ पे लिटरेचर गैदरिंग होगी, वो भी जयपुर में, दिल्ली में नहीं, बॉम्बे में नहीं, कलकत्ता में नहीं, या बेंगलोर में नहीं, जयपुर में, लोग हंसते। पर ये हुआ, और हुआ क्यों?
4-5 कारण से। एक तो शुरुआत से हमें ये तय था कि हम कोई सीट रिज़र्व नहीं करेंगे। किसी को आना है, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, अलग-अलग लोग हो, जो भी है वीआईपीज़ हो, वो आए, अगर सीट मिले बैठे, सीट नहीं मिले तो खड़े हो जाए, जो क्या भी है। बात है, क्या बात। तो ये जो डेमोक्रेटिक एक्सेस है, ये हमारा खास वैल्यू था। दूसरा था कि हमारा मकसद था कि क्यों नहीं हम बच्चों के दौरान ये फोकस रखें। So today 80% of our audiences is below the age of 25. तो ये हमारा फोकस रहा। और क्यों? क्योंकि हम कहते हैं ना कि आज के दुनिया में इग्नोरेंस सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। इग्नोरेंस से ही हेट्रेड की स्थापना होती है। तो अगर कंसिडर्ड नॉलेज से हम ये इग्नोरेंस को थोड़ा सा हम पुश बैक करें, तो शायद हेट्रेड भी कम होगा। और अगर हेट्रेड कम होगा, तो जो खून खराबी, मर्डर, वॉर्स, ये सब देख रहे हैं आसपास हमारी, ये जो हम लोग सोसाइटी को बटे हुए हैं, तो ये शायद हम थोड़ा पुश बैक कर सकते हैं। तो यही मकसद से शुरुआत हुई। तीसरा था कि देखो, जयपुर जैसे जगह किसी को एडवर्टाइज नहीं करना पड़ता है। सबको पता है कि जयपुर इज़ अ प्लेस ऑफ फोर्ट्स एंड पैलेसेस एंड हवेलीज। और जैसे इंडिया में हर जगह और जयपुर में खास, कि हर पत्थर, हर ईंट में कोई ना कोई कहानी छुपा हुआ है। और ये जो हमारी प्लेटफॉर्म है, ये कहानियों का ही है प्लेटफॉर्म। और कहानी, जैसे आपको पता है कि बहुत पावरफुल है कहानी। हम दोनों इस वक्त कहानी ही कह रहे, मैं अपना कहानी शेयर कर रही हूँ, आप कोशिश कर रहे कि मेरा जो कहानी है वो निकाले। तो जो हमारी कहानी है, ये बहुत रिच है और लोगों को पता नहीं है, क्योंकि ट्रांसलेशन इतना बढ़िया नहीं हुआ करता था उस वक्त। तो हमारा ये चौथा फोकस था कि ट्रांसलेशन और इंडियन नेशनल लैंग्वेजेस से हम खास करके लोगों को ट्रांसलेशन की तौर से ये हम पहुंचाए, ये कहानी, अलग अलग कहानी पहुंचाए। जो इंडियन हॉस्पिटैलिटी है वो भी बहुत ही बढ़िया है, कि वो जो एक्सपीरियंस है आप कभी किसी देश में नहीं मिल पाओगे। ये बिल्कुल बात किस सही। तरीके से लोग उनको बिठा के, खिला के, प्यार आदर से उनका कोई भी मेहमान आए उनका खातिरदारी देते करे, हैं, अपनापन देते हैं। वही चीज़। तो ये 5-6 चीज़ लेके ये फेस्टिवल की सक्सेस हुई। और चौथा साल में ये हुआ कि हमें एक ईमेल भेजा गया था दीपक चोपड़ा। तो उन्होंने कहा कि ओपरा विनफ्री आपके फेस्टिवल में आना चाह रहे, क्या आप उनको इनवाइट करोगे या कर सकते हो? तो हमने सोचा चलो सोचते हैं। तो हमने ज़रूर इनवाइट किया था। ओपरा विनफ्री आए और उसके पीछे पूरा अमेरिका पहुंच गए, पूरा प्रेस, ये सब कुछ उसके साथ ही आए। तो अमेरिका भी कई वहाँ पे काफ़ी जुड़ गए हमारे साथ। और जैसे मैंने कहा उससे पहले, क्योंकि हमारा ऑलरेडी इतने इंटरनेशनल फेस्टिवल्स होता रहा और इतने हमारे ऑफिसेज रहा हांगकांग, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूके में, तो हमें काफ़ी आसानी से हम हमारा जो मैसेज है हम पहुंचा पाए लोगों को। वही चीज़ अगर हमें मार्केटिंग के तौर से पहुंचाना था तो नामुमकिन था, क्योंकि इतना पैसे कुछ नहीं था। तो इस तरीके से ये फेस्टिवल, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, आज 18 साल हुई है। कोविड के बाद हमने थोड़ा ऑन ग्राउंड नंबर्स कम किया है, 350,000 लोग फुटफॉल्स आते हैं। ऑनलाइन बढ़ गया है, अभी 25 मिलियन लोग देखते रहते हैं कोई ना कोई एपिसोड। 300 मिलियन इंगेजमेंट्स रहते हैं ऑनलाइन, और डिजिटल रीच हमारे पार्टनर्स अब हमारे थ्रू। तो ये तो काफ़ी फैल गया है। जी, ये तो चमत्कार हो गया साहब। तो मुझे सच में ये एक अचंभा लगता है कि पूरी दुनिया के विद्वान जयपुर में आके अपने एक्सपर्टीज शेयर कर रहे हैं। और
और मैं तो हैरान हूँ वहाँ पे सुनने वाले, कोई बेंगलोर से आ रहा है, कोई इवन अमेरिका से, कनाडा से, सिर्फ सुनने के लिए भी लोग आते हैं। सो ये बड़ी कमाल की बात है। सो आपने ये जो पूरी जर्नी बताई, ये क्रिएशन हुई जहाँ पे आपने 240 में से 140 सीटें हटवा दी और 100 सीटें रखी, और फिर उस वक्त 7,000 लोग आ गए और अब लाखों में चला गया नंबर। तो इससे आपको क्या लगता है कि जो हमारा लोकल कल्चर और लोकल लिटरेचर है उसको दुनिया तक पहुंचने में कितनी मदद मिली, लोगों को हमारे कल्चर और हमारे लिटरेचर के बारे में कितनी जानकारी मिली थ्रू जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल? इंटरनेशनली हमारा लोकल कल्चर किस हद तक लोगों को समझ में आया? तो एक मैं कहानी शेयर करूँगा। मनोरंजन व्यापारी वो 7 साल में एक कैंप में रहता था 1970s में बंगाल में। तो वहाँ से वो भाग के वो नक्सल मूवमेंट ज्वाइन कर लिया था। नक्सल मूवमेंट ज्वाइन करके उसको किसी न किसी वक्त उसको पकड़ा गया, जेल ले गए। पर वो जेलर था, उसको लगा कि चलो इस लड़के में कुछ है, तो वहीं जेल में वो पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। जैसे कोई जेल का नोटिस रहा तो उसको पढ़ के वो कोर्टयार्ड में एक डंडा के साथ धूल में वो लिखना शुरू कर दिया मिट्टी में। और जेल में 20 साल रहा, शायद 200 किताब उन्होंने उस वक्त पढ़ा। तब जेल से जब निकला तो उसको एक रिहेबिलिटेशन पैकेज में एक रिक्शा दिया गया। तो वो रिक्शा चलाते थे या पुल करते थे, बंगाल में तो रिक्शा पुल करते हैं। तो एक दिन वो कॉलेज के सामने अपने रिक्शा के साथ थे तो कोई लेडी उसमें चढ़ गए। तो उसको लेते अपने डेस्टिनेशन में लेने के वक्त उन्होंने एक शब्द पूछा उससे कि इस शब्द का मायने क्या है, मैंने समझा नहीं। तो ये लेडी ने उसको कहा कि ये शब्द का मायने ये है। तो फिर लेडी ने कहा कि आपको ये शब्द कहाँ से मिला? जी जो जी कि जी। काफ़ी हाँ, एक रिक्शे वाला काफ़ी अद्भुत शब्द था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं किताब पढ़ता हूँ और मैंने महाश्वेता देवी का किताब पढ़ा, तो उसमें से ये शब्द निकल के आया, पर मुझे समझ में नहीं आया कि इसका मतलब क्या है। उसीलिए मैं कॉलेज के सामने खड़ा था कि कोई आए, मैं उनसे पूछूं। क्या बात है। तो फिर जो लेडी था उन्होंने कहा कि आपका स्टोरी बताओ। तो उन्होंने कहा वगैरह वगैरह, यहाँ पे आया, फिर मैं भाग गया, फिर ये हुआ, फिर नक्सल मूवमेंट में, फिर जेल में, ऐसे हुआ। ये करते करते वो अपने डेस्टिनेशन में पहुँचे। तो जब वो उतरे तो उन्होंने कहा कि ये किताब मुझे दिखाइए कि क्या, कौन सी किताब है। तो वो अपने सीट के नीचे से उन्होंने किताब को खींच के उनको दिखा दिया, महाश्वेता देवी का। तो फिर जो प्रोफेसर था उन्होंने कहा कि वैसे मैं महाश्वेता देवी हूँ। तो वो चला रहे थे महाश्वेता देवी को, और फिर उन्होंने कहा कि चलो मैं आपका स्टोरी मैं पब्लिश करूँगा। तो उन्होंने अपने मैगज़ीन में मनोरंजन व्यापारी का स्टोरी पब्लिश किया था। और उस वक्त वो स्टोरी पब्लिश करके मनोरंजन व्यापारी ने अपना कहानी शुरू की लिखने का, किताब। और वो कहानी जब पब्लिश हुई बंगाली में, तो हमने उनको जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल बुलाए, क्योंकि हम भी सुनते रहते हैं ना कि इसका स्टोरी है, उसका स्टोरी है। तो पब्लिशर ने कहा, तो हमने कहा कि ज़रूर आओ। उस वक्त मनोरंजन व्यापारी जो स्कूल में वो काम करता था, वहाँ पे वो कुक था, दलित स्कूल था, दलित कुक था। और उन्होंने दरख्वास्त किया था गवर्नमेंट को कि क्योंकि जेल में जब मैं रहा, आप लोगों ने इतना मेरा टांग पे मतलब मारे थे, तो मुझे खड़े होने में बहुत मुश्किल होती है, तो मुझे कोई ट्रांसफ़र कर दीजिए डेस्क जॉब पे। खैर वो आए जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में, उनका किताब रिलीज़ हुई, पूरा बहुत सारा पब्लिसिटी उसको मिला। तो उस वक्त 6-7 अलग अलग लैंग्वेजेस ने उसका ट्रांसलेशन की राइट्स ली। और मेरे साथ वो जब जा रहे थे, तो मेरे साथ न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट का 2 जर्नलिस्ट थे। तो मैंने उनको मनोरंजन व्यापारी का स्टोरी बताया, क्योंकि मैं मनोरंजन व्यापारी मेरे साथ काफ़ी दोस्ती बन गया था, क्योंकि उनका ख़ास स्टोरी था। तो 3-4 महीने पहले बाद वो वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स ने उसका स्टोरी छापा अपने न्यूज़पेपर में बड़ा बड़ा करके, और भी उसका फेम बढ़ा।
तो फिर उसको बनाया गया हेड लाइब्रेरियन। हेड लाइब्रेरियन के बाद जब ये पहला बार उनका जो स्टोरी है रनअवे बॉय इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके आया, फिर हमने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल बुलाया। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में बुलाए तो फिर पूरा इतना प्रेस, वो ये वो फिलान टिमकाना, काफ़ी शान हुई उनका, और भी इंटरेस्ट रहा। और उनको फिर माइनॉरिटीज़ कमीशन का हेड बनाया गया। उसके बाद जब ये लास्ट इलेक्शंस रहा वेस्ट बंगाल में, तो ममता बनर्जी ने उनको एमएलए का टिकट दिया हावड़ा से, जो वो जीते भी। तो आज वो एमएलए है, राइटर है। तो ये देखिए, जो कौन था, कुक था, दलित कुक था एक छोटा गवर्नमेंट स्कूल से, जिन्होंने एक कहानी लिखा। कहानी की इतनी पावर थी कि आज के टाइम पे वो एमएलए बन के रहा है। और मैं उनसे जोक करता रहता हूँ कि जब उन्होंने इलेक्शन जीता, मैंने कहा आपने तो पार्टी तो ज्वाइन कर ली, पर रहोगे कैसे, क्योंकि तुम तो सबसे झगड़ा करते हो, काफ़ी झगड़, क्योंकि वो काफ़ी एनर्जेटिक आदमी है। तो बहुत हंसा, तो जब भी वो सोचता है कि मैं इसको मैं मतलब छोड़ के जाऊँ, मैं कहता हूँ सोचो, अंदर रह के तुम चेंज ले आओ। हाँ, आप हर वक्त ये मत सोचो कि आप आतंकवादी हो, आप थोड़ा आप सोचो कि आप इंटेलेक्चुअल हो, आपने लिखा है। तो उसी तरीके से जैसे आपने पूछा ना, ये स्टोरीज कहाँ कैसे दुनिया भर में फैले। और एक और था जो चौथा साल मैंने आपको कहा, तो हर आपको जैसे पता है कि हर दिन में 1 घंटे के लिए सबको रिसीव करता हूँ सुबह, क्योंकि मुझे लगता है कि इतना बड़ा जगह में कोई आता है तो झिझक के आते हैं, तो अगर कोई है जो हेलो गुड मॉर्निंग कहेंगे तो थोड़ा उनको लगेगा कि चलो कोई बिल्कुल जान बहुत पहचान। वेलकमिंग रहता है वो। तो उस वक्त पहला साल था जो हमने सिक्योरिटी स्थापित की थी डिगी पैलेस में। तो मैं वहीं पे 7:30 बजे खड़ा था, दरवाजे खोले गए थे, लोग आ रहे थे। तो एक लड़का और उसका पिताजी आए, तो लग रहा था कि वो दे डिडंट बिलोंग, जिस तरीके से उन्होंने कपड़े पहन के आए। तो सिक्योरिटी ने उनको रोक लिया। तो क्योंकि मैं था, मैं जाके पूछा, मैंने कहा कि मैं मदद कर सकता हूँ क्या। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, मैं एसएमएस हॉस्पिटल के फुटपाथ में सोता हूँ, और मुझे पता है कि मैं कभी अपने बेटे को स्कूल नहीं भेज पाऊँगा, ना मेरे पास पैसे है कि कोई किताब मैं उनके लिए ख़रीदूँ। पर मैंने सोचा कि अगर वो कोई कहानी सुन ले तो उनका ज़िंदगी बदल जाएगा। और मैंने सुना कि आपके यहाँ पे कहानी का ज़िक्र होता है, तो इसीलिए मैं आया हूँ। और वो घूम के मुड़ के जाने का तैयारी किया। तो मैंने कहा कि नहीं, यही इसीलिए हमने ये फेस्टिवल की शुरुआत की। अब आप सोचिए, आप जयपुर के रहने वाले हो, कि एक शख्स, क्योंकि जयपुर तो कई रियलिटीज़ में और कई सेंचुरीज़ में एक साथ रहता है ना, उनका रियलिटी वो है। तो ऐसे शख्स वो जयपुर हवेली के दरवाजे के अंदर आने में कितनी वो हुआ होगा, पर उनको लगा कि हाँ मैं जा सकता हूँ। और तभी हमें लगा कि चलो अब ये फेस्टिवल की शायद सक्सेस हुई है, क्योंकि ये सिटी का फेस्टिवल बन गया है। और हम ये नहीं कभी कहते कि हमारी फेस्टिवल है या हमने किया, हम कहते कि ये सिटी का फेस्टिवल है, जयपुर का है, राजस्थान का है, इंडिया का है, दुनिया का फेस्टिवल। पुरानी एक सभ्यता है, ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਰਟ ਹੈ, ਕਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਚੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਸੈਲ ਦਾ ਆਰਟ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਵੀ ਹੈਵ ਟੋਲਡ ਦ ਵਰਲਡ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਪੂਲਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ट्रेडिशनल माइंडसैट है बई कला नूं वेचना नहीं है, एक है भी कला ਚੱਲੂਗੀ ਕਿਵੇਂ, ਸਸਟੇਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਗੀ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਥਰਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ बैलेंस ਨੂੰ किवें मैनेज करते हो? देखिए, जहाँ तक कि कला बेच नहीं सकते हो, बेचा नहीं जाता है। पर आप देखोगे, अगर आप हिस्ट्री को देखोगे तो ज़्यादातर जो आर्टिस्ट है, म्यूजिशंस है, पोएट्स है, उसको कौन सपोर्ट करता था?
जो लोकल राजा था या लोकल ज़मींदार था या बाहर में जो भी किंग्स एट्सेट्रा, वही आर्किटेक्चर बोलो, डिज़ाइन बोलो, किताब बोलो, आर्ट बोलो, वही सपोर्ट करते थे। आज के दुनिया में अगर आप मुग़ल आर्ट या आर्किटेक्चर, तो अकबर रहा, जहांगीर रहा, ये लोग सपोर्ट करके अलग अलग जगह से लोगों को बुला के अपने कोर्ट में बिठा के वो करते थे। जयपुर में राजा मान सिंह, राजा जय सिंह, सवाई मान सिंह, सवाई जय सिंह, ये सारे लोगों को बुला के ये आर्किटेक्चर बनाते थे। आज की दुनिया में ये है कि लोग सोचते हैं कि आर्टिस्ट को पैसे की क्या ज़रूरत है। मैं उनसे कहता हूँ कि आर्टिस्ट को क्यों नहीं पैसे की ज़रूरत होता है? क्या उनके बाल बच्चे नहीं हैं? क्या उनको स्कूल नहीं जाना है? क्या उनको घर नहीं खरीदना है? क्या उनका गाड़ी नहीं चलानी है? क्यों? और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर का कि हम सोचें कि आर्ट्स में वैल्यू है, और हमें पता है कि आर्ट्स में कौन सी इंटेंजिबल वैल्यू है, वो तो पता है, और मैं एक दो स्टोरी भी सुनाऊंगा आपको। पर आर्ट्स में टेंजिबल वैल्यू भी है, एंड टू बी एबल टू फर्दर द आर्ट्स यू मस्ट शो इट एज अ वैल्यू प्रोपोजिशन, एज अ प्रोफेशन। ये नहीं कि आप ओ बाय द वे आप आर्ट कर रहे हो, ओ बाय द वे आप म्यूज़िक कर रहे हो, ओ बाय द वे। देखिए, जब आप म्यूज़िक की ट्रेनिंग करते हो, या कोई, जैसे ये मेरा जैकेट है, ये जो वीविंग होती है इस जैकेट में, सिंपल सी जैकेट है, पर फिर भी इसमें देखिए कि डिज़ाइन क्या है। तो जो वीवर है, उनको 1,000,000 टाइम जो कुछ भी कर रहे हैं, 1,000,000 टाइम करेंगे, तब इनका मसल मेमोरी बिल्ड होगा। कथक डांस करोगे, या ध्रुपद गाओगे, या कर्नाटिक वायलिन बजाओगे, 1,000,000 टाइम यू हैव टू डू समथिंग टू बिल्ड मसल मेमोरी। तो क्या उसमें वैल्यू नहीं है? आप देखिए कि जो बुनकार है, जो वीवर्स है, जो ट्रेडिशन है, जो अपना कॉटन निकालते हैं, जो गांधी के तरह जैसे चरखा चलाते हैं, हर चीज़ में कला है। आप और मैं नहीं कर सकते। जो पॉटर है, जब वो व्हील पे वो क्ले लगा के वो कुछ भी सिंपल सी अपना क्ले की दिया जब बनाते हैं, आप और मैं तो नहीं कर सकता। तो हमें कोई उनको वैल्यू देना चाहिए कि आपने ये सीखा कि कैसे ये चरखी व चक्र चलाया जो जाता है, घूमेगा और उसमें वो कैसे और कैसे क्रिएट होगा। उसको, तो ये सब में वैल्यू एडिशन है, और ये वैल्यू हमें रियलाइज करनी चाहिए। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड टुडे जहाँ पे जो ट्रेडिशनल कल्चर होता है हमारी, राजस्थान की जो ट्रेडिशनल कल्चर है, या पंजाब की जो ट्रेडिशनल कल्चर है, ये इसमें कोई सब्सिडी नहीं हुआ जाता है। अगर आप लोग गिद्दा करते हो, या भांगड़ा करते हो, या जो भी है करते हो, क्योंकि आपके अंदर से ये है ट्रेडिशन कि हमें ट्रेडिशन करना है, या गाना गाते हो। आज की दुनिया में जो भी कथक भी सीखते हैं, या भरतनाट्यम भी सीखते हैं, या कुचिपुड़ी भी सीखते हैं, या कर्नाटिक वायलिन भी सीखते हैं, वो खुद से सीखते हैं। ये नहीं कि गवर्नमेंट उनको कहते हैं कि आप आके सीखो। खुद का जो हमारे यंग पीपल है या ट्रेडिशन है, हमारे डीएनए में छपा हुआ है। आप रामलीला, नॉर्थ इंडिया में रामलीला होता है, देखिए हर स्ट्रीट कॉर्नर में कहीं ना कहीं ये कहीं ना होता कहीं हो रहता रही है, है। बिल्कुल। आप ओनम देखिए, हमारे जो फेस्टिवल्स है, इतना बड़े बड़े फेस्टिवल्स है, तो उसमें हर जो कला दिखाई देता है, इट हैपन्स बिकॉज ऑफ आवर वोयलेशन टू मेक इट पॉसिबल, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम उसी लिए कहते रहते हैं कि अगर हमें देख के और लोग सीखे, जैसे सीखे हैं 200-300 अभी नया फेस्टिवल शुरुआत हुई है, हम जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल को देख के, तो फिर वो चीज़ बढ़ेगा, वो चीज़ बढ़ेगा। और अगर बढ़ेगा, फिर पेरेंट्स भी सोचेंगे कि चलो ये इंजीनियरिंग या जो भी है, उस तरीके से ये प्रोफेशन है, और प्रोफेशन ये आगे बढ़ा के ले जा सकते हैं। केवल अरिजीत सिंह नहीं, या केवल शाहरुख खान या सोनू निगम नहीं, पर हर चीज़ जो स्टेज का डिज़ाइन करते हैं, जो लाइटिंग करते हैं, जैसे कैमरा पीपल है, ये सारा कला है, ये सारे हमारी क्रिएटिव सेक्टर में आता है। और हमारा ये नोशन है कि इंडिया में 400 मिलियन पीपल गेट अ प्राइमरी और अ सेकेंडरी इनकम फ्रॉम द क्रिएटिव सेक्टर। क्योंकि देखिए, जब आप क्राफ्ट सेक्टर को देखोगे या वीविंग सेक्टर को देखोगे,
ये ज़्यादातर एग्रेरियन इकोनॉमी से वो होता है। और एग्रेरियन इकोनॉमी ये है कि हार्वेस्ट और सोइंग के बीच में जो वक्त है, तो उसमें कोई ना कोई कुछ और करते हैं ताकि वो उनका इनकम हो। बैग बनाते हैं, स्टिच करते हैं, वीव करते हैं, कोई क्ले पॉट बनाते हैं, अलग अलग जो हमारी क्राफ्ट ट्रेडिशंस वो करते हैं। जो हमारे जैसलमेर या बीकानेर से लांगा है, मंगानियार है, वो अपना कला दिखाते हैं। और जब कोई बाढ़ आता है या ड्राउट अकाल होती है, तो वो अपना डिस्ट्रिक्ट छोड़ के कोई और डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे वो जो भी उनका कला है वो दिखा के, ताकि वो पैसे वापस आए। उसी कारण से जब कोविड हुआ और सब कुछ खत्म हो गया, ये जो क्रिएटिव सेक्टर के जो गिग इकोनॉमी लोग थे, वो सबसे ज़्यादा उन पे असर आया, क्योंकि ना तो इन लोगों के पास सेविंग होते हैं, ना तो इन लोगों के पास कोई उपाय होता है, ना कोई स्कीम होता है जिससे ये कुछ कर सकते हैं। तो हमने जब इस चीज़ को हमने रखा गवर्नमेंट मीटिंग में फिक्की के तौर से, तो हमने कहा कि ये इन लोगों के लिए आपको कुछ करना चाहिए। तो मुझे पूछा गया कि आर्टिस्ट को क्यों पैसे चाहिए होता है। तो मैं चौंक गया। मैंने कहा कि मतलब? तो उन्होंने कहा कि नहीं, शाहरुख खान और सोनू निगम को क्यों पैसे चाहिए, उनको कहिए कि पीएम रिलीफ फंड में पैसे दे। तब मैं वापस आके ऑफिस में कहा कि हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वी नीड टू मेक पीपल अवेयर कि आर्टिस्ट है क्या चीज़। आर्टिस्ट जब वो कला करते हैं या क्राफ्ट करते हैं, वो क्या करते हैं। जब कैमरा सेटअप करते हैं या लाइटिंग करते हैं, उसमें क्या कला है, क्या एकदम से वो पैदा होके तो नहीं कर सकते। ये ट्रेनिंग से होती है, इसमें वैल्यू है। और उसी कारण से हमें इसको ज़्यादा बढ़ोतरा देनी चाहिए, क्योंकि जॉब्स जब बनेगा इसी चीज़ में बढ़ेंगे। जब इनोवेशन होगी तो क्रिएटिविटी से ही इनोवेशन हो सकता है। क्रिएटिविटी विल ओनली हैपन इफ यू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटी। ये अब जब सब कुछ ही मार्केट ड्रिवन हो गया है, तो मार्केट में तो एक गरीब कलाकार के बच्चे को या एक अमीर व्यापारी के बच्चे को, दोनों को अगर चॉकलेट ख़रीदनी है या कुछ भी पढ़ाई के लिए पेंसिल ख़रीदनी हो, तो सेम रेट पे मिलेगा। तो जब उनको कोई इस वजह से कंसेशन नहीं है कि ये कलाकार का बच्चा है या कलाकार की फैमिली है या कलाकार खुद है, क्योंकि वो मार्केट ड्रिवन है, जितने का पेन अमीर के लिए है उतने का कलाकार के लिए। तो ये तो बड़ा ही ऑब्वियस चीज़ है कि कलाकारों को एक अच्छा जीवन, ताकि वो कम से कम काम कर सकें। पर कंसेशन नहीं चाहिए कलाकार को, कंसेशन नहीं चाहिए, अपना रियल वैल्यू चाहिए। आज की दुनिया में कोई भी कहते हैं ना आप आके परफॉर्म करो, या आप आपके वो सोचते हुए कि वो उनको फेवर कर रहे हैं एक प्लेटफॉर्म देके। क्यों? एहसान करते हैं। हर पॉलिटिशियन कहता रहता है ना कि ये हमारी परंपरा है, ये हमारी डाइवर्सिटी है, पर जहाँ पे वैल्यू देने की बात होती है सब पीछे हट जाते हैं। पर कोई हमारी इवेंट शुरुआत नहीं होती है जहाँ पे गाना या म्यूज़िक या किसी तरीके का कला नहीं है। आप फूल की सजावट देखिए, आप ऑडिटोरियम की सजावट देखिए, डिज़ाइन देखिए, आप आर्किटेक्चर की डिज़ाइन देखिए, जो कपड़े हम पहनते हैं वो देखिए। हर चीज़ क्रिएटिविटी से शुरुआत होती है, अंत भी वहीं पे होता है। क्या बात है साहब। ये एक हमारा जो पुराना विरसा है पंजाब का, खासकर जब गुरु नानक साहब आए आज से 555 साल पहले, तो गुरु नानक साहब ने, आपको पता होगा, ये उन्होंने सबसे ज़्यादा हिंदुस्तानी हैं जो उदासियों पे गए, यानी कि उन्होंने ट्रैवल बहुत ज़्यादा किए, 4 उदासियाँ की थी। सो गुरु नानक साहब ने पूरे टाइम अपने साथ एक किताब और एक कलम, ये उनके पास हमेशा रही है। सो अब जो जैसा कि आपने बताया कि जितनी इग्नोरेंस बढ़ती है उतनी हेट्रेड बढ़ जाती है। सो इवन विद इन कम्युनिटीज़ भी ऐसा हो गया है कि एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी या एक सेक्शन ऑफ कम्युनिटी दूसरे सेक्शन ऑफ कम्युनिटी को इतना अच्छा या बढ़िया नहीं मानता है जितना वो अपने आप को मानते हैं। सो मेरा अगला जो सवाल है वो इस चीज़ से है कि आपका एक स्लोगन है सेलिब्रेशन ऑफ वर्ड्स। तो हिंदुस्तानी जो परंपरा है उसमें ये माना जाता था कि कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जिनको अगर बोलो
तो कोई पर्टिकुलर काम सिद्ध हो जाता है, जिसको हम कहते हैं मंत्रोच्चारण या मंत्रायण कला। एक जो गुरु नानक साहब ने अपने सभी सिखों को बख्शीश की, वो उन्होंने शब्द का चेला बनाया। यानी कि जो गुरु नानक साहब हैं वो शब्द गुरु है, सुरत तुन चेला है गुरु नानक साहब के कॉन्सेप्ट में। तो ये जो शब्दों का महत्व है, जब हम बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि एक आम दुनिया में, जैसा कि आपने वो SMS हॉस्पिटल के बाहर सोने वाला व्यक्ति है, तो उसको ये पता है कि शब्दों का क्या महत्व है और कहानी का क्या महत्व है, तो वो अपने बच्चे को वहाँ पे लेकर आ रहा है। और एक हमारा जो नॉट, ऐसा नहीं कि वो पुअर हैं, दे आर वेल टू डू, वो सेक्शन इस चीज़ से बिल्कुल भी अनजान है कि शब्दों का क्या महत्व है ज़िंदगी में। अगर अच्छे लफ्ज़ ज़िंदगी में रहेंगे तो सोच और जीवन जो है वो खुशबूदार बनेगा, और उसी की जगह अगर बुरे लफ्ज़ ज़िंदगी में आ गए तो जो सोच और ज़िंदगी है वो बुरी से बदतर हो जाएगी। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि ये जो आपने लफ्ज़ों की सेलिब्रेशन की है, इसमें हिंदुस्तानी, पंजाबी और बंगाली सभी जगह से अच्छे लफ्ज़ लेकर लोग आए हैं, तो इसका इम्पैक्ट फॉरेन लैंग्वेजेस पे या फॉरेन राइटर्स पे या फॉरेन जो ऑडियंस है उस पे कुछ हद तक ट्रैवल कर पाया है? लोकली तो इसका काफ़ी बेनिफिट हुआ ही है और लोकल लोगों को फॉरेन स्टेज पे भी जगह मिली है, पर क्या कोई ऐसी कहानी है जिसमें किसी फॉरेन इंडिविजुअल ने आपको ये बताया हो कि साहब मैं ये हिंदुस्तानी कहानी लेकर गया था तो उससे मुझे मेरे परिवार में या देश में ये फ़ायदा मिला? तो जहाँ तक कि शब्द की वो है, और आपने गुरु नानक साहब के जिक्र की, तो देखिए वो केवल कलम और किताब ही नहीं, म्यूजिशियन भी उनके साथ ट्रैवल करते थे, जो भाई शाम मर्दाना को जी थे, बिल्कुल पूरा। शाम को जो बैठते थे, तो इसी में, क्योंकि उनके शायद अंदर ये था कि म्यूजिक से एक्सेसिबिलिटी बढ़ता है। हाँ जी, गा गा के प्रभु को पाया है उन्होंने। और ये नहीं कि उन्होंने जो आप लोगों का किताब है उन्होंने नहीं किया, 40 साल शायद या 60 साल 100 साल के अंदर फिर वो असिमिलेट हुई है जो सारा लिख। आज फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, आज आप देखिए कि हर बॉलीवुड मूवी में नेसेसरली एक गीत होगी पंजाबी लैंग्वेज में। यू नो देयर विल बी अ सॉन्ग विच हाँ, विल बी अ कुछ ना पंजाबी कुछ। सॉन्ग। जी जी जी। आप शादी के वक्त हो या संगीत के वक्त हो, और जो मिठास जो है पंजाबी का, जो मिठास है, इट कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड इनटू एनीथिंग एल्स। जी जी एंड जी। यू सी दैट। सो उसका कोई लुक एट सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। तो सोचिए कि उस वक्त की म्यूजिक से लेके आज तक कि इसको किस तरीके से, और ये जो म्यूजिक रहा, एक सेकंड के लिए मैं बताऊंगा, बॉलीवुड का जो भी पंजाबी गीत है वो पूरा दुनिया घूम रखा है, ठीक है, और पॉपुलर हुई है। आप आज के दिन में जब हम हमारे म्यूजिकल जर्मनी ले जाते हैं या अमेरिका ले जाते हैं या जापान ले जाते हैं या रशिया ले जाते हैं, लोग आते हैं भड़ के, वहीं के लोग, ये नहीं कि डायस्पोरा लोग, वहीं के लोग, और उनको वो म्यूजिक से काफ़ी पहचान है, एनर्जी मिलती है उनको, और अच्छा लगता पहचान है। ये दे मैंने रिकॉग्नाइज किया ये पंजाबी है। स्टुटगार्ट में या आइंडहोवन में मैंने देखा, हमारे जब म्यूजिकल चलते थे, कि जैसे वो गाना शुरू हो जाता था, डांसिंग शुरू होता, ये सारे बैल्कनी में जो यंग पीपल थे वो भी, उनको पता नहीं रहा था कि क्या गा रहे, पर गाते थे। अब वापस आते ये लिटरेचर और वर्ड का पावर। देखिए, जहाँ तक कि लिंडा हेस को देखिए, जो कबीर का म्यूज़िक का स्कॉलर रहा है, तो वो प्रोफेसर रहे हैं कैलिफोर्निया में, प्रिंसटन में। और लिंडा हेस ने ये जो कबीर का जो कबीर पंथी का जो फिलॉसफी रहा, या कबीर पंथी का जो लिटरेचर रहा, पोइट्री रहा, अंडरस्टैंडिंग रहा, वो 30 साल से प्रहलाद टिप्पणियाँ के साथ घूम घाम के मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये वो रिसर्च करके
उन्होंने इतने सारे किताब लिखे हैं जो अब हर देश में मिलता है। पुरुषोत्तम अग्रवाल को देखिए जिन्होंने कबीर कबीर पे खास करके उन्होंने लिखा है, या नवतेज सारनाथ जिन्होंने ट्रांसलेट किया है ज़फ़रनामा। ये ट्रांसलेशन से आज के दिन में खूनी वैसाखी कहिए, जो उनका डर्च था, जो उन्होंने पोएम लिखा था आफ्टर ही वॉज इन जलियनवाला बाग, नानक सिंह जलियनवाला बाग से बच के उन्होंने ये चीज़ को लिखा। और उस वक्त इतनी वो स्ट्रॉन्ग था ये जो उन्होंने लिखा खूनी वैसाखी, ब्रिटिश ने उसको बैन कर दिया। और क्यों बैन किया? क्योंकि जो पोइट्री में था उन्होंने ये पहले किया कि क्या हुआ था इससे पहले, उसका जो हिस्ट्री था वो स्थापित की कि ये हुआ है, उस कारण से ये प्रोटेस्ट हुई, उस कारण से ये मार्चेस हुई, उस कारण से ये खून खराबी हुई, उसके बाद जलियनवाला में प्रोटेस्ट होने के लिए ये लोग गए। और केवल सिखों नहीं, हिंदू सिख मुस्लिम भाई भाई साथ साथ गए जलियनवाला बाग में। फिर उन्होंने लिखा कि जलियनवाला बाग में क्या हुआ, और फिर उनमें उसके बाद लिखा कि उसके बाद की जो है वो क्या रहा। तो ये देख के, क्योंकि हम कहते हैं ना वर्ड्स में इतनी पावर है कि सारे दुनिया उसके घबराते हैं। पहले चीज़ क्या करते कोई गवर्नमेंट, बैन करो, बर्न करो, ख़त्म करो लिटरेचर को। क्यों? अगर आप बैठ के लिख रहे होंगे या मैं बैठ के लिख रहे हो तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? कौन देखेगा? कितने किताब बिकेंगे? पर जो शब्द है वो कभी ख़त्म नहीं होता, वो कभी फेड आउट नहीं होते। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो शब्द की जो मीनिंग है या जो अंडरस्टैंडिंग है वो दैट इज़ इटर्नल। The impact of a book or the success of a book is not that it's selling 1,000,000 copies today. The impact is that after 100 years, शेक्सपियर बोलो या वर्ड्सवर्थ बोलो या रामायण बोलो या महाभारत बोलो या सुजीत पात्र साहब बोलो या ये जो हमारे बड़े बड़े राइटर्स हैं, उनका जो शब्द गूंजता रहेगा अक्रॉस सेंचुरीज। और तब जाके इसकी जो मायने हैं, तब जाके इसकी जो सक्सेस है वर्ड्स का, तब पता चलेगा। यू कांट जज अ बुक टुडे कि ये टुडे व्हेन यू आर रीडिंग अ बुक और राइटिंग अ बुक, वो इसी वक्त के माहौल से आप लिखते हो, इसी की रियलिटी से आप लिखते हो। पर क्या वो रियलिटी फ्यूचर में कोई इम्पैक्ट होगा, ये पता नहीं होता इस वक्त। अब शेक्सपियर को देखिएगा, कितने साल पहले उन्होंने लिखा है, आज भी जो शेक्सपियर ने लिखा है दैट स्टिल हैज़ रेजोनेंस। हर कोई सिचुएशन में आप शेक्सपियर को निकाल के पढ़ोगे तो उसकी कोई रेजोनेंस आज की दुनिया में हो सकता है। सो ये जो सारा हुआ उसका इम्पैक्ट आज भी सिखों की रूह पे है। और इवन एथिस्ट लोग जो हैं वो कहते हैं साहब, अगर हमें कोई ऑथेंटिक लिटरेचर मिलता है, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करने वाले लोग हैं वो ये मानते हैं कि साहब ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰੱਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 550 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ऑथेंटिक लिटरेचर है, क्योंकि ये चेंज नहीं होया, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਉਸ ਦਿਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਸਟਰੈਂਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਹੀ ਬਈ ਵਰਡਸ ਨੈਵਰ ਫੇਡ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਯੂਥ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊ ਟੂ ਮੋਡਰਨਿਟੀ ਜੋ ਵੀ ਚੇਂਜਸ सोसाइटी अंदर आ रहे हैं, खासकर ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਸਟਰੋਮ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਬਾੜ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇੱਕ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਖਿਡੌਣਾ ਆਇਆ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਆਈਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰਾਏ ਹੈ
ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਨਵੇਂ ਨੇ, ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੇਧ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ये देखिए कि the easiest way in which we make people understand words, हम गाली देते हैं, माँ बहन की गाली देते हैं, जो भी है बहुत क्रोधित तरीके से हम बात करते हैं, जो वो इम्पैक्ट किसी अपने बच्चों को, अपने पार्टनर को, अपने बड़ों को, अपने बूढ़े को, अपने कॉलीग्स को जब आप इस तरीके से गाली दे के या क्रोधित हिसाब से आप बोलोगे, वो जो इम्पैक्ट पड़ता है, यू कैन नॉट टेक इट बैक। एक बार वो आपके मुंह से निकल गया ना, वो तीर जैसे जाके पहुंचेंगे। बिल्कुल, आपके लफ्जों मन का में जख्म कभी खत्म या- नहीं होता, या ऐसी अपने कहावत भी मुंह है। में। हाँ। उसी तरीके से जब कोई प्यार किया या प्यार से बात की या प्यार की तरह उन्होंने पोइट्री लिखा, वो भी जो इम्पैक्ट है वो युग युग से बदला नहीं। तो ये सोशल मीडिया हो ना हो, मीम्स हो ना हो, ये कम्युनिकेशन के एक हिस्सा है, एक प्लेटफॉर्म है। फोन इज नाउ रिप्लेसिंग से टेलीविजन या जो भी है, रिप्लेसिंग बुक्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये तो कम्युनिकेशन की मीडियम है। कम्युनिकेशन की मीडियम बदलता जाएगा। आज हम फ़ोन देखते हैं, कल हमारे जो चश्मा है यहीं से अब सब कुछ हम करेंगे, AR VR। पर जो शब्द है, यू कैन क्रिएट न्यू वर्ड। देखिए, हमारे पूरा दुनिया में ऐसे कई शब्द है जो मिले जुले हुए हैं, क्योंकि ये नहीं कि लैंग्वेज इज क्रिएटेड इन वन प्लेस और वो कभी इवॉल्व नहीं होता है। लैंग्वेज हर वक्त इवॉल्व करता रहता है। बिल्कुल। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देखिए, वहाँ पे तो बाजार भी लिखा हुआ है, लूट भी लिखा हुआ है, सब कुछ है। हाँ, रायता भी लिखा हुआ है, पराठा। आप टर्की में जाइएगा वहाँ, और अगर टर्किश का और इंडिया का एक वो कंपेंडियम है, आप देखोगे 1000 शब्द ऐसे हैं जो कॉमन है। और नॉर्वे और स्वीडन में जाइएगा, आप देखिएगा एक नॉर्वेजियन डिक्शनरी निकला है ऑफ संस्कृत वर्ड्स विच आर इक्विवेलेंट टू। क्यों? क्योंकि उस वक्त जब लैंग्वेज बन रहा था, किस तरीके से बन रहा था, ये नहीं कि केवल वहीं पे बन रहा था, ट्रेड हो रही थी। रोम से लोग आ रहे थे केरला से वो पेपर खरीदने जा रहे थे या कपड़े खरीदने जा रहे थे या स्पाइसेस। तो वो जो ट्रेड में, वो तो अपने रोमन भाषा में अगर उनके साथ बात की तो उसमें क्या फ़ायदा? कैसे दौड़ करोगे, कैसे इंगेजमेंट कैसे बनाओगे, अपना एग्रीमेंट कैसे बनाओगे? कैसे पता होगा कि नहीं 100 रुपया नहीं, मैं 10 रुपया दूंगा, या 100 रुपया से नहीं बेचूंगा, मैं 1000 रुपया में बेचूंगा या नहीं बेचूंगा? क्वांटिटी कैसे बताओगे? तो वो लैंग्वेज एवोल्यूशन है। सो नो लैंग्वेज इज बाय इट सेल्फ इंडिपेंडेंट। ये जो भी आइडियाज है, सिविलाइजेशन देखिए, द आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन के मत क्या है? सिविल। ये इसकी मतलब कहाँ से आया? ताकि ये वेस्टर्न लोग कहा कि ये जो सिविलाइजेशन है, ये जो हमारे फर्स्ट नेशन के लोग थे या ट्राइबल लोग थे, वो सोच रहे थे कि वो ही सिविलाइज्ड है। पर ये सिविलाइजेशन की आइडियाज़ कहाँ से आए यहीं से, ईस्ट से। ईस्ट के जो सिविलाइजेशन के आइडियाज़ था, यहाँ से गए, फिर वो पर्शिया गए, पर्शिया से अरबिया गए, अरब देशों से फिर लेवेंट जो मेडिटेरेनियन है वहाँ पे गए, फिर कॉपर के लिए लोग मेडिटेरेनियन में काफ़ी घूमते रहते थे, शिप्स जाते थे, बिकॉज कॉपर वॉज योर मेन, द कॉपर एज वॉज योर मेन थिंग बिफोर आयरन एट्सेट्रा केम। तो उसमें भी लोगों को भाषा की ज़रूरत थी। और ये जो आइडियाज़ ऑफ सिविलाइजेशन केम फ्रॉम द ईस्ट। नंबर्स फॉर एग्जांपल, डेसिमल पॉइंट तो यहीं से शुरुआत हुई, ज़ीरो तो यहीं इंडिया में ब्रह्मा भट्ट ने शुरुआत की, फिर वो जाके वो अरेबिया में जाके अरबिक नंबर्स बने, फिर वो यूरोप पहुँचे। सो दिस इज़ द सर्कुलेशन ऑफ civilization, of history, of language, of ideas. No one person is like, independent in themselves. ये तो evolution है। तो ये जो भाषा है, जो शब्द है, the power of the word, we say, politicians तो ज़्यादातर वो power of the word से ही तो जीतते हैं। ट्रम्प तो अपने power of the Twitter से ही जीते।
तो ये जो पावर है इस भाषा में इज ह्यूज, इट कैन ट्रांसफॉर्म पीपल। गांधी जी तो अकेले थे, उन्होंने अपने शब्द, अपने विचार से ही इंडिया की जो इंडिपेंडेंस के लिए उन्होंने जो जंग लड़ा था, उसी से लड़ा था ना, शब्द से। नेहरू थे, वाजपेयी थे, ये जो सारे हमारे बड़े ऑरेटर्स रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो ग्रेट कैसे बने? जॉन कैनेडी, JF के कैसे, जॉन कैनेडी इतना बढ़िया कैसे बने? अपने शब्दों से, अब्राहम अपने लिंकन है, स्पीचेस से। बिल्कुल, ये सब अपनी स्पीचेस की वजह से इतने पॉपुलर हुए, और इन्होंने लोगों की रूह को अपने लफ्ज़ों से छुआ, मरहम लगाई, होप दी, आशावादी बनाया कि हम भी कुछ या युद्ध लड़े। ये भी आज के दुनिया में जहाँ पे भी आप युद्ध देखते हो या बंटवारा देखते हो, या ये जो भी हमारे मुल्क में आज के दुनिया में हो रहा है, वो किस कारण से हो रही है? गोली मार दो, ये शब्द ही है ना। इसी से जो ताकत मिलते हैं लोगों को, और लोग सोचते हैं अच्छा लेट अस नाउ अदर दिस कम्युनिटी, ये तो फॉरेनर्स है। हाँ जी, इन पे ठप्पा लगा दिया आप। ठप्पा लगा दिया। ये इसमें एक कॉन्टेक्स्ट है, मतलब गुरु गोविंद सिंह महाराज को किसी ने पूछा था कि साहब आपका रिलीजन बेटर है या मुसलमान जो है वो बेटर है? तो उन्होंने कहा था तुमको तुम्हारा खूब, हमको हमारा खूब। तो मुझे ये लगता है कि ये जो उन्होंने बात कही है, ये हर चीज़ पे, कल्चर पे, भाषा पे। अब गुरु ग्रंथ साहिब में बहुत सारे संस्कृत के श्लोक हैं, बहुत सारी और लैंग्वेजेस हैं, और पूरी की पूरी गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो गुरमुखी में दर्ज है। सो बात अकेले लफ्ज़ की नहीं रह जाती है, बात फिर उससे आगे जाके भाव, भावना, विचार और फिर समझ तक पहुँचता है। सो मेरा अब जो आपसे आखिरी दो सवाल हैं, तो एक तो है किताब, पढ़ाई, लिखाई, ज्ञान, एक है समझ। तो हमारे लोगों में एक चीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कि पूरे दुनिया में सिखों को लंगर की वजह से जाना जाता है। कोई भूखा, सेवा और लंगर, और कोई भूखा कहीं से भी आ जाए, उसका रिलीजन या उसका बिलीफ से कोई मतलब नहीं है, वो पंगत में बैठेगा तो उसको उसी रिस्पेक्ट से लंगर दिया जाएगा जिस रिस्पेक्ट से एक सिख वहाँ पे बैठ के लंगर खाएगा। तो अब ये जो समझ और शब्दों का लंगर है, ये आपकी राय में हमारे दर्शकों को आप क्या गाइडेंस दे सकते हैं कि हम लोग ये जो गुरु नानक साहब हमें एक ट्रेजर बॉक्स दे गए हैं गुरु ग्रंथ साहब के रूप में, जिसमें तकरीबन ऐसा भी भक्तों की वाणी है जो 1100 सेंचुरी में थे, तो वो सारी उन्होंने इकट्ठी करके हमारे लिए दी है, तो ये हम लोगों के साथ शेयर कर सकें भाषा के एक बैरियर या लिमिटेशन से बाहर जाके। तो इसके लिए आपको क्या लगता है कि ये जो लंगर अभी हम चला रहे हैं खाने का, प्रसादे का, ये हम समझ का, गुरु नानक साहब के लिखे हुए फ़लसफ़े का लंगर कैसे चला पाएंगे? इसके बारे में हमें थोड़ी सी आप मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, जब हम पैदा होते हैं तो हम अलग अलग रियलिटीज़ या लेवल्स पे पैदे होते हैं। कुछ कहते हैं हमारे लार्जर हिंदू फिलॉसफी, सिख फिलॉसफी का, दैट यू आर born with a stamp of your DNA, of your ancestors का DNA। तो जब हम पैदा होते हैं, तो जब हम बच्चे होते हैं तो कुछ थोड़ा ही समझ आता है, CAT कैट, BAT बैट, BALL बॉल। तो जब हम थोड़ा पढ़ना शुरू करते हैं या समझना शुरू करते हैं या सुनना शुरू करते हैं, तो थोड़ा हमारी लैंग्वेज बढ़ता रहता है, सेंटेंस बोलना। तो उस वक्त हमारा यही है कि इन विच वे विल दिस गो, प्यार के उस लहर में जाएगा या नफरत के लहर में जाएगा। ये जो प्यार और नफरत की चीज़ जो है, जो हम लफ्ज़ के इस्तेमाल से हम
हाँ, जो समझ करते प्यार हैं और सब। नफरत की बना लेते हैं लफ्जों के इस्तेमाल से। ये चॉइस की बात होती है। चॉइस कैसे होता है? अगर ट्रू चॉइस होना है तो चॉइस के लिए क्या चाहिए? अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या चाहिए? लिसनिंग। आप पहले सुनो, शायद समझ में आएगा। जब बच्चे होंगे कम समझ में आएगा, थोड़ा बड़ा होगा तो कुछ और समझ में होगा। जब रिलेशनशिप होगी किसी और तरीके से वही चीज़ समझ में आएगा। जब क्रोधित होंगे कुछ और उसका समझ में आएगा। तो वही एक चीज़, जो भी एक लफ्ज़ सोच लो, लव, लव फॉर योर एनिमल, लव फॉर योर पेरेंट्स, लव फॉर योर मदर, लव फॉर योर फ्रेंड, लव फॉर योर पार्टनर। ये जो शब्द ही है वो अलग अलग वक्त पे अलग अलग मायने रखता है। बिल्कुल, वो स्टोरी, सेम स्टोरी, स्टेट ऑफ माइंड और टाइम के हिसाब से उसका मायना बदल जाता है। जी जी। जहाँ तक कि रिलीजन की बात आती है, कोई भी वर्ल्ड रिलीजन बोलो, हम सब जब पैदा होते हैं हम उसी रिलीजन में पैदा तो एक्सीडेंट की होती है ना, माँ बाप होते हैं तो जी। उसलिए आप पैदा होते हो। पर ये भी है कि यू आर एबल टू एक्सेस इट अपने लेवल पे, जी। जो भी बात है। तो जिस तरीके से गुरु ग्रंथ साहब का जो टीचिंग्स है म्यूजिक के तौर से क्यों दिया जाता है? ताकि वो एक्सेसिबल हो जी। सबके लिए। बिल्कुल। कोई समझे ना समझे वो अलग बात है, पर वो एक्सेसिबल हो। जी। अगर इस वक्त, और जब मैं छोटा था, अगर मैं वेदास पढ़ता था, वेरी डिफरेंट जब मैं कॉलेज गया, जब मैं फिलॉसफी पढ़ा सेंट स्टीफेंस कॉलेज में और वैदिक फिलॉसफी पढ़ा, जो अंडरस्टैंडिंग था उस वक्त पढ़ने के वक्त एज अ स्टूडेंट, जी। और जो अंडरस्टैंडिंग आज मेरा है 60 साल के बाद, हैविंग हैड अ लिव्ड एक्सपीरियंस, वो दो कंप्लीटली डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है वही लिखित चीज़ पे। वाह वाह, क्या बात है। जो वर्ड्स पैराग्राफ्स वो बदला नहीं, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है बदला है। जिस तरीके से हम रिसीव करते हैं जी। वो टीचिंग जी। या वो चीज, इट्स फॉर यू एंड मी। उसके बाद हमारे अंदर वो चॉइस है, हम किस तरीके से जाएंगे। कृष्णा और अर्जुन अपने बैटल फील्ड पे क्या डिलेमा क्या था जी। कि मैं कैसे ये करूं, कैसे मैं युद्ध पे जाऊं अगेंस्ट माय ओन किन। जी। और कृष्णा ने कहा ये धर्म है, करेक्ट। ये इस वक्त की वो है, रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल। और भगवत गीता का जो उन्होंने फिर उच्चारण प्रचारण हुआ। किया, जी। यू कैन हैव यूज्ड इट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। but he used it at that point of time, and that realization was for then, उससे पहले नहीं, उसके बाद का नहीं, उसी पॉइंट पे। जी जी जी। तो जो भी शब्द या जो भी विचार हम लोगों का है वो भी एवोल्यूशन है, उसमें भी एवोल्यूशन होता रहता है। जी जी जी। ये नहीं कि वही चीज अगर बस गए फिर देन वी हैवंट इवॉल्व्ड एज अ पर्सन। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। फिर हम वहीं पे रुक गए। जी जी जी। फिर हमारा उसका समझ क्या का फायदा, स्तर बढ़ता रहा उम्र के साथ, तभी फायदा है। उसका जी, फिर क्या फायदा। जी जी जी। अगर वहीं पे खड़े रहे तो फिर क्या फ़ायदा। अच्छा, एक अब आखिरी 10-1 मिनट हैं तो आपसे एक ये सवाल है मेरा कि कहाँ आपने 140 सीटें हटवाई और आज इस बार जो ਤੁਹਾਡਾ JLF ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਤਾਂ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਵਾਰਡਡ, 4 ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਵਾਰਡਡ ਰਾਈਟਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਤਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੌਧ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨੋਨ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਵੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਇਕੱਲਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ,
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ 5-10 ਨੁਕਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਦਇਆ ਜਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਆਪੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। जैसे मैंने कहा, ये लोग सोचते कि हमने ही किया है, ऐसे सही नहीं है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल या जो भी फेस्टिवल्स हम करते हैं उसमें इतने सारे लोग जुड़े हुए होते। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल अगर आप देखोगे तो इस वक्त 4000 लोग उसमें काम करते हैं। हमारे जो ऑफिस के कॉलीग्स है 100 है, जो हमारे वॉलंटियर्स है वो 400 है, जो पुलिस है वो 600 है, जो वेंडर्स है वो 2000 है। तो सभी को साथ लेके हमें चलना पड़ता है। तो हमें एक ही चीज़ मैं सोचता हूँ कि हमने कंट्रीब्यूट किया है, हमने शायद थोड़ा सा हट के किया है कि हम सबको लेके चलते हैं। हम ये नहीं कहते कि तुम वेंडर हो या तुम सर्विस प्रोवाइडर हो या तुम क्लीनर हो। अगर क्लीनिंग करना है तो मैं भी क्लीन करता हूँ, मैं भी कूड़ा उठाता हूँ, वो तो मैं चीफ कूड़ा उठाने वाला आदमी हूँ वहाँ पे। क्योंकि मुझे लगता है कि हम सब अगर जुड़ के एक चीज़ करेंगे तो वो फिर सक्सेस। जी बिल्कुल, सबको मिलना ज़रूरी है, इसमें सबका जितना कंट्रीब्यूशन होगा उतना चीज़ निखर के सामने आएगी। 600 राइटर्स इस साल आ रहे हैं करीबन। तो 600 राइटर्स में 600 सोच लो अलग विचार है, 600 अलग किताब है, या 600 से भी ज़्यादा, क्योंकि एक राइटर 3-4 किताब भी लिखा होगा। इतने सारे जब विचार मिलते हैं, ये नहीं कि मिलना जुलना चाहिए, डिफरेंसेस को भी सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। अगर आप और मेरे बीच में डिफरेंस है वो ठीक है, पर किस तरीके से हम ये डिफरेंस को सेलिब्रेट करते हैं? गुस्सा से, क्रोधित होके, या कह के कि आपका जो ख्यालात है वो गलत है, या रिस्पेक्ट से? हाँ, जो महाराज ने कहा कि आपको आपका खूब, हमको हमारा खूब, तो ये एक डिफरेंस को ही उन्होंने सेलिब्रेट किया। जी, तो ज़्यादातर हमें जो लगता है, लोग वैसे कुछ लोग सोचते हैं कि हम एकदम लेफ़्ट के हैं, कुछ कहते हैं कि आप एकदम राइट को चले गए क्योंकि आपने कुछ राइटर्स को बुलाए। हमारा ये है कि ना तो हम लेफ़्ट का है ना तो हम राइट का है, हम एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। उस प्लेटफॉर्म में अलग अलग लोगों का विचार हम प्रेजेंट करते हैं। हम टेलीविज़न स्टूडियो नहीं है, हम डिबेटिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। हम कहते हैं कि अगर कोई चीज़ है तो ये इनका किताब है, आप पढ़िए, और पढ़ के अगर आपको अच्छा लगा बहुत बढ़िया, नहीं अच्छा लगा तो नो प्रॉब्लम, किसी और को किताब ले लीजिए। अगर आपको कोई चीज़ से वो ताल्लुक़ नहीं है, या आप सोचते हो कि आपके विरोध है, मत जाइए, मत सोचिए, मत पिक्चर देखिए, मत किताब खरीदिए, मत पेंटर को वो बुलाइए। ये जब आप कहोगे कि ये चीज़ हमारे खिलाफ है तो मैं इसको बैन करूँगा, बंद करूँगा, बर्न करूँगा, बॉयकॉट करूँगा, इसका क्या मतलब? हर चीज़ का अपना अपना जगह होती है और होना चाहिए। ये जो डिफरेंसेस है यही तो हमें ह्यूमन बीइंग्स बनाते हैं। हम तो भेड़ बकरी नहीं है कि एक ही साथ एक ही जगह जाएंगे। हमारा जो खासियत है एज ह्यूमन बीइंग्स इज टू क्वेश्चन। अगर हम क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आप इवॉल्व कैसे करोगे? अपना विचार को कैसे ज़्यादा बेहतर बनाओगे? रिलीजन को भी आप क्वेश्चन करो। आपने कुछ पहले एथियज़म का जिक्र किया। देखिए, हमारे जो लार्जर हिंदू पैंथियन की बात है, जिसमें सिखिज़म भी एक एस्पेक्ट है, ये नहीं कहते कि आपको बिलीफ ही करना है, वो कहते आप कुछ भी बिलीव कर लो, ये भी सही है, वो भी सही है, ये भी यही सही है, वो भी सही है। और हमारे फिलॉसफी में कोई हेल नरक नहीं है,
ना तो हमारे कोई कॉन्सेप्ट है सिन का। ये जो सिन है ये रिलीजन्स ऑफ द बुक विच इज़ क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एंड जूडिज्म से है। हमारे पैंथियन में सिन की कोई जिक्र नहीं है। हमारे पैंथियन में ये है कि जो कुछ भी आप करोगे उसी का जो फल है आपको मिलेगा। आप सही करोगे गलत करोगे वो अलग बात है। सही गलत किसका सही गलत? तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि किस तरीके से हम ये करते हैं, किस कारण से कर रहे हैं। लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो थोड़ा समझे, सीखे, पता लगाए और क्वेश्चन करे, डिबेट करे, डिसेंट करे। डिसेंट और डिबेट से ही सोसाइटीज इवॉल्व हो सकता है। और ये सब कुछ अगर आप डिसेंट को बंद करोगे आपकी सोसाइटी कभी फायदा नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये सब कुछ करते हुए भी हमें एक पीसफुल रिस्पेक्टफुल को एग्जिस्टेंस जो है, पीसफुल तो छोड़िए, रिस्पेक्ट से तो शुरुआत कीजिए। जी जी जी, रिस्पेक्टफुल को बी रिस्पेक्टफुल टू ईच अदर्स व्यू पॉइंट। जी 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 जी, बी रिस्पेक्टफुल टू ईच अदर्स रिलीजियस व्यू पॉइंट। बी रिस्पेक्टफुल टू ईच अदर्स आर्ग्यूमेंट। पहले आप हम लोग भूल गए सुनने का जो वैल्यू है, हम भूल गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहीं से शुरुआत करनी है कि आके सुनो, वाह वाह, सुन के शायद समझो, जी समझ के शायद फिर उसको प्रोसेस करो, फिर क्वेश्चन करो जी जी या प्रश्न उठाओ जी 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 कि इसका मतलब क्या है, आपने क्यों ये कहा। जी जी जी, इसमें सबसे एक्साइटिंग चीज़ है कि आपने ये क्यों सोचा। मेरा सोच ये है, आपने ये क्यों लिखा। क्या बात है, अद्भुत, बाकमाल बाकमाल, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी आज। तो इस बार का जो JLF है अगले हफ्ते 30 जनवरी से शुरू होकर और फिर 3 फरवरी तक है। सो आप हम तो अपने सारे लोगों को पहले इसमें इनविटेशन दिया है। सो लेट अस सी हाउ मेनी पीपल टर्न अप फ्रॉम पंजाब दिस टाइम। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ 5-6 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੋ। तो फेस्टिवल जैसे आपने कहा 30 तारीख से 3 तारीख फरवरी, 30 जनवरी से 3 तारीख फरवरी, प्लीज़ अपने जाके रजिस्टर कर सकते हो हमारे वेबसाइट पे www.jaipurliteraturefestival.org। उसमें रजिस्ट्रेशन है। स्टूडेंट्स के लिए शायद 100 रुपये का वो है, एडल्ट्स के लिए शायद 200 रुपये की रजिस्ट्रेशन है। आ सकते हो वहाँ पे। केवल लिटरेचर के लिए मत आओ, खाने के लिए आओ। म्यूज़िक भी है, कैलाश खेर आ रहे, अलग अलग म्यूजिशियंस आ रहे, वहाँ पे मर्चेंडाइजिंग और क्राफ्ट भी रहेगा। और सबसे बढ़िया चीज़ है कि लोगों रहेंगे, उनके साथ आओ, उनके साथ बात करो। और क्योंकि ये पंजाब में ये ब्रॉडकास्ट होगी तो हमारा एक अमृतसर में भी फेस्टिवल जो हम करते हैं, द सेक्रेड अमृतसर, जो फरवरी में है 21, 22, 23 फरवरी को। तो वहाँ पे भी आइएगा, वहाँ पे भी कॉन्वर्सेशंस होंगे, म्यूज़िक होंगे, सब कुछ होगा, हेरिटेज वॉक्स होंगे, तो उसमें भी जुड़िएगा। और उसका जो है thesacred.org। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਕਮਾਲ ਲੇਖਕ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ। ਸੋ ਐਤਕੀ ਪਹਿਲਾ JLF ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ JLF ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ, JLF ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਛ यादां हों तो साथ साझी करो। तो पहले बार जब हमने सुजीत पात्र साहब के साथ वो किया था, वो महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार उसको दिया गया फॉर पोइट्री। और उस वक्त, उससे पहले जब मैं सुजीत साहब के साथ जुड़ा था, वो नीलम मानसिंह के जो प्लेस थे उसमें वो लिरिक्स लिखते थे या काफ़ी कुछ उसके साथ जुड़े हुए थे। और उसका जो पोइट्री था कोई ख़ास था, मतलब किसी लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट करके उसका पोइट्री जो पढ़ो, आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं आपके विचार से मिलते जुलते कोई चीज़। ही हैड अ फिंगर ऑन द पल्स ऑफ द वर्ल्ड। ये नहीं कि केवल पंजाबी या था, वो पंजाबी में लिखते थे, बट ही वॉज अ वर्ल्ड पोइट, ही वॉज अ पोइट ऑफ द वर्ल्ड। और ऐसे लोग जैसे शेक्सपियर रहा, वर्ड्सवर्थ रहा, ये रहे,
तो उनका जो वैल्यू है ना, आप तोल नहीं सकते हो, क्योंकि उनका, जैसे मैंने कहा, उनका जो वैल्यू है 100 साल के बाद, जब उनका पोइट्री विल कंटिन्यू टू बी रेड, तब उसका वैल्यू निकल के आएगा। आप नानक सिंह का कहावत देखिए, या कबीर का कहावत देखिए, या ये जैसे फेमस जो राइटर्स रहा पंजाब के, ही इज़ अमंग्स दम। एंड जो उनका ट्रांसलेशन, जो लेगेसी उनको वो छोड़ के गए, हैज़ बीन अमेजिंग। मोर रिसेंटली हमने सेक्रेड में भी सुजीत पात्र साहब का पोइट्री हम सुन पाए, जस्ट बिफोर ही पास्ट अवे लास्ट ईयर। हाँ, जस्ट 2 मंथ्स हाँ, 2 मंथ्स पहले हमने उनका वो किया था, और बहुत दुख लगा कि वो इतना जल्दी छोड़ के चले गए, बिकॉज ही वॉज, वो इतना फिट रह करते थे, को कहीं पे आओ और इतने क्वाइटली, ये नहीं कि शोर शराबा ये वो, कुछ नहीं, क्वाइटली आते, पर जिस तरीके से वो, जब वो शुरुआत करते अपना पोइट्री को शेयर करना, यू वर टोटली बोल्ड ओवर। जैसे गुलजार साहब भी इतने क्वाइटली वो शुरू करता है अपना पोइट्री रिसाइट करना या शेयर करना, उसी तरीके से सुजीत पात्र साहब is amongst our great poets, not just of Punjabi, not just of Indian literature, but world literature. ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੈਕਰੇਟ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ IAS IPS ਆਫਿਸਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿੱਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਵਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੇ ਇਹ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਈ ਉਹਦੇ ਅਥਰੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਐਤਕੀ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ अपने चरणा च निवास बख्शन। सो जो द सेक्रेड ORG अमृतसर में है, जो पंजाब के अंदर ही लोकली जा सकते हैं, वो 21, 22, 23 फरवरी को है। और आ जिहड़ा हैगा JLF जिहदे 600 राइटर, 4 नोबल प्राइज़ विनर राइटर्स ते ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗਾਇਕ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ 30 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 3 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਜੇ ਰॉय ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਰੁਝਾਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, 600 ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ka Fateh, and thank you all for doing this, and many congratulations.